नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको आरोह भाग 2 गद्य खंड का जो पाठ्यक्रम है वो समझाया था और उसके माध्यम में हमने प्रयास किया था कि प्रत्येक पाठ के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी जाए। अब हम शुरू कर रहे हैं गद्य खंड के प्रत्येक पाठ और उसके लेखक के बारे में विस्तार से जानकारी। आरोह भाग 2 को हम उसके मूल रूप में पढ़ेंगे और जहां आपको समझ में नहीं आएगा मैं वहां समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं प्रभु दयाल हंस लेकर के आया हूं आपके लिए महादेवी वर्मा एक परिचय। महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक और अपने गद्य के लिए अन्य साहित्यकारों से अलग स्थान जिन्होंने स्थापित किया। आज हम उनका जीवन परिचय जानेंगे और इसके बाद उनके द्वारा रचित भक्तिन नामक रेखा चित्र जो स्मृति की रेखाओं से लिया गया है उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा एक परिचय। तो साथियों देखिए, महादेवी वर्मा एक परिचय में महादेवी वर्मा इनका जन्म सन 1907 में हुआ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है फर्रुखाबाद, वहाँ इनका जन्म 1907 में हुआ। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, ये इनके काव्य संग्रह हैं और यामा तो इनकी वो रचना है जिस पर इन्हें साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनका महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में आया था और समस्या मूलक निबंध इसमें दिए हुए हैं। महादेवी नारी संबंधी, नारी विमर्श संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार करती हैं और यह भी कहा जाता है कि नारी विमर्श की शुरुआत श्रृंखला की कड़ियों से हुई। उसके बाद आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह हैं इनके। इसके बाद संस्मरण या रेखाचित्र या कहें संस्मरणात्मक रेखाचित्र, तो उसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं जिससे भक्तिन को लिया गया है, पथ के साथी, मेरा परिवार। इसके बारे में थोड़ा सा बता भी दें, अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा अपने जीवन में आए हुए उन साधारण साथियों को जो उनके जीवन में एक कर्मचारी के रूप में आए, छात्र के रूप में आए, जिस भी तरह से महादेवी वर्मा के जीवन में आए हुए साधारण लोगों को महादेवी अपने अतीत के चलचित्र में जगह देती हैं। और इसके साथ ही स्मृति की रेखाएं, ये आ गया आपका। इसमें महादेवी भक्तिन जैसे अपने नौकरों के बारे में या उनकी याद में जो भी उस समय बैठा रह गया उसको इन्होंने जगह दी। पथ के साथी में अपने साथ के जो साहित्यकार हैं, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त जी, पंत जी, ऐसे लोगों को लेकर के इन्होंने पथ के साथी लिखी, जिसमें अपने समकालीन साहित्यकारों का इन्होंने रेखा चित्र खींचा। मेरा परिवार में इनके पालतू जो पशु थे उनको लेकर के इन्होंने गौरा गाय, गिल्लू गिलहरी, नीलू नाम का कुत्ता, इस तरह से उनके जो पालतू पशु थे उनके बारे में उन्होंने मेरा परिवार नाम से रेखा चित्र लिखा। प्रमुख पुरस्कार इनको जो मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसा मैं बता चुका हूँ पहले ही, भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। यामा संग्रह के लिए इन्हें 1983 ईस्वी में मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार मिला। पद्म भूषण 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार अलग अलग क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार देती है, जिनमें सबसे छोटा पद्मश्री
फिर उससे बड़ा पद्म भूषण, फिर उससे बड़ा पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो भारत रत्न। तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा 1956 ईस्वी में। निधन इनका हुआ सन 1987 में, और इस तरह से आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि 80 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। 1907 में जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई, और इलाहाबाद में इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। मतलब वो भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी जो विकसित है, वही संसार में अपना स्थान बना सकता है। जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। महादेव वर्मा जी मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण गुणों के बारे में इन पंक्तियों में चर्चा करती हैं। वो कहती है कि संसार में, जैसे निराला जी एक जगह कहते हैं, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। निराला जी कहते हैं कि इस संसार का ये नियम है, जिसमें ताकत है वो इसमें जीवित रहेगा। महादेवी वर्मा इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके इस बात को रखती हैं। वो कहती हैं कि संसार में वो व्यक्ति जीवित रहेगा या वो व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति के अंदर संसार के प्रति लगाव होगा, मनुष्य समाज के प्रति लगाव होगा, और अतिरिक्त रूप से उसकी बौद्धिक क्षमता भी शक्तिशाली होगी। दोनों तरह से, वो बौद्धिक रूप से भी और रागात्मक रूप से, मानवता के रूप में, भावुकता के रूप में, संवेदनशीलता के स्तर पर, इन दोनों स्तरों पर जब वो मजबूत होगा तब समाज में उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। साहित्य सेवी मतलब साहित्य की सेवा करने वाले के रूप में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे संस्मरण लिखे, रेखाचित्र लिखे। तो गद्य और पद्य में समान रूप से महादेवी वर्मा को उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। ऐसे ही समाज सेवी रूप में हम उनकी शिक्षाएं यदि देखें, उनकी सेवाएं देखें, तो महात्मा गांधी के दिखाई राह पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य किया। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की जो स्थापना की, ये अपने आप में जीवन भर चलने वाली उनकी समाज सेवा रही। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। बहुमुखी, जिन्होंने चारों दिशाओं में जाकर के केवल किसी विधा को नहीं पकड़ा, बहुत सारी विधाओं, निबंध में उन्होंने काम किया, कविता में काम किया, संस्मरण रेखा चित्र में काम किया। तो बहुमुखी उन्होंने काम किया इस तरह से। अगर कविता के क्षेत्र में उनकी बात करें तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। 4 स्तंभ कौन कौन से? पंत, प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 3 स्तंभ, और चौथी स्तंभ महादेवी। छायावाद जो चला 1920 से 36 तक, ये छायावाद के महत्वपूर्ण 4 कवि 4 स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है। एक ऐसा गद्यकार, एक ऐसा कवि जो जितना बेहतर कविताएं लिखता है उतना ही बेहतर वो गद्य भी लिखता है, संस्मरण भी लिखता है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पे ये कला हर एक में हमें प्राप्त नहीं होती है। तो उनका ये जो अप्रतम मतलब बेजोड़, अनुपम, अनोखा उनका योगदान है साहित्य में और समाज सेवा में।
कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में और गद्य में एक बड़ा अंतर उनका ये है, कविता में वो बात करती है अपनी और गद्य में बात करती है दूसरों की। कविता में ज्यादातर जो छायावादी गुण है, स्व की अभिव्यक्ति, अपने आप के बारे में, अपनी दुखों के बारे में, अपनी प्रसन्नताओं के बारे में, प्रकृति चित्रण, ये सारी चीजें जो छायावाद की विशेषताएं थी वो इनके काव्य में हमें दिखाई देती है, परंतु गद्य में ऐसा नहीं है। कविताओं में भी अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। इनकी रचनाओं में एक रहस्यवाद भी हमें दिखता है। इनकी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इस लोक से परे किसी सत्ता की ओर मुंह किए हुए दिखाई देती है। तो वो कौन है सत्ता? वो ईश्वर। उनकी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि वो इस लोक के व्यक्तियों से संबंध नहीं रख रही हैं, वो परमात्मा से सीधी बात करती हैं, उनको संबोधन करती हुई कहती हैं। अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। सामाजिक सरोकार, सामाजिक सरोकार से तात्पर्य है समाज के लिए, जो समाज के हित के लिए जो कार्य हैं वो उन्होंने अपने गद्य में प्रस्तुत किए हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, श्रृंखला की कड़ियां, समस्या मूलक निबंध हैं इनके, स्त्री विमर्श उनमें दिखाई देता है। सर्वप्रथम 1942 की बात है। तो गद्य में तो इन्होंने बात की है समाज में जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके बारे में, जो साधारण हैं उनकी असाधारणता इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और पद्य में वो अपनी बात करती है, ईश्वर से संबोधन करती है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में आई थी। उस समय की अद्वितीय रचना है, अद्वितीय न द्वितीय, उसके जैसा दूसरा नहीं है कोई, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। आज जो स्त्री विमर्श, नारी सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, तो महादेवी वर्मा, इसी चीज को कहा जाता है किसी रचनाकार का, साहित्यकार का कालजयी होना। 1942 में ही उन्होंने श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक प्रकाशित की, और आज जिस नारी विमर्श की बात चलती है वो नारी विमर्श, वो नारी सशक्तिकरण की बात 1942 में ही उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी। एक भव्य भूमिका दिखती है स्त्री विमर्श की उनकी पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां में। उनके संस्मरण रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों को और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। उनकी साधारणता मतलब बहुत साधारण काम करने वाले साधारण व्यक्तित्व के, कहीं आर्थिक रूप से कुछ नहीं, शारीरिक रूप से कुछ नहीं, तो उन लोगों को जिनकी साधारणता आमतौर पे लोगों का दिमाग अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती, उन लोगों पर महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखे। लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। संधान करना, मिलाना, मर्म भेदी दृष्टि है इनकी और करुणामयी। एक तो बारीक चीजों को पकड़ती है, मर्म तक जाती हैं, और ऐसे चरित्रों के प्रति उनके हृदय में करुण भाव भी मौजूद है। वो एक दया, एक सहानुभूति, एक करुणा ऐसे पात्रों के प्रति व्यक्त करती हैं, और इसी वजह से उनकी साधारणता में वो असाधारण तत्वों का मेल कर देती है। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण, ये जो हम पाठ पढ़ेंगे भक्तिन, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। समाज के शोषित पीड़ित तबके को, कि एक ऐसा वर्ग जिसका शोषण किया गया, जिसे पीड़ा पहुंचाई गई, अपनी रचनाओं में महादेवी ने उन्हें नायकत्व, उनको नायक बना दिया, उनको हीरो बना दिया अपनी रचनाओं का। भक्तिन एक साधारण नौकरानी,
लेकिन जब भक्तिन हम रेखा चित्र को पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, भक्तिन वास्तव में एक नायिका है समाज की। साधारणता में असाधारण के दर्शन करवाने का काम महादेवी वर्मा जी ने किया। तो भक्तिन, अब सीधा सीधा हम भक्तिन की ओर आए तो भक्तिन जो है उनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और इस रेखा चित्र में, जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा एक ऐसी नारी चरित्र की बात करती है जो उनकी नौकरानी के रूप में कार्य करती रही, और उस नौकरानी ने अपने जीवन की बातें, अपनी घटनाएं जब महादेवी वर्मा के सामने रखी तो महादेवी को उस नौकरानी के जीवन में साधारणता होने के बावजूद असाधारणता दिखाई दी। उन्हें ये लगा कि इसका जीवन विशेष है, और फिर उन्होंने इस विशेषता को लेकर के अपनी बात रखी। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसे आप नोट कर सकते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भक्तिन कहाँ से लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। उन्होंने उसके अतीत की बातें बताई, किस तरह से उसकी शादी हुई, शादी होने से भी पहले पिता की कैसे मृत्यु हो जाती है, विमाता उसका जल्दी विवाह कर देती है, और उसके बाद फिर कैसे मायके से उसका संबंध ही समाप्त हो जाता है, ससुराल में किस तरह की दिक्कतें आई उनके बारे में वो बात करती है, और फिर वर्तमान में लेखिका के प्रति उसका कितना लगाव है। एक जगह वो कहती हैं कि सेविका के रूप में वे हनुमान से स्पर्धा करती हैं। जैसे हनुमान श्री राम की अनन्य भक्त रहे, ऐसे ही महादेवी वर्मा की अनन्य भक्त रही भक्तिन। महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म में भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए और प्रछन्न माने ढके हुए, लेखिका के कई गुण ऐसे थे जो ढंग से उसके व्यक्तित्व में निखर कर नहीं आए। तो जब वो इन चीज़ों का वर्णन करती है, भक्तिन महादेवी वर्मा के जीवन में जब आ जाती है, तो लेखिका के कई अन्य रूप भी निखर कर सामने आते हैं, अनछुए, जिनको छुआ नहीं गया और प्रछन्न ढके हुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इस रेखा चित्र के अंत में महादेवी वर्मा भक्तिन की मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बताती है, और उसका कारण वो देती है कि मैं इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि भक्तिन की मृत्यु दिखाकर मैं उसे समाप्त नहीं करना चाहती, उसकी कहानी को अंत नहीं देना चाहती, क्लाइमैक्स तक नहीं ले जाना चाहती, मैं उसको खोना नहीं चाहती। समग्रतः संपूर्ण रूप से यदि देखें इस पाठ को, परिस्थितिवश अक्खड़ बनी। अब वो भक्तिन अक्खड़ नहीं थी, पर परिस्थितियों ने उसे अक्खड़ बना दिया। जिस तरह के संकट आए उसके ऊपर, उन संकटों ने उसको अक्खड़ बना दिया। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी इस पाठ को, इस रेखा चित्र को पढ़ा जाना चाहिए। इस रेखा चित्र को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि ये हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि महादेवी वर्मा उस दौर में अपनी पैनी दृष्टि से यह देखा करती थी कि समाज के किस अंश पर किस तरह की विपदाएं हैं। यहाँ तक कि वो अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाला करती थी
उनके मर्म तक पहुंचा करती थी। और ये जो जुड़ाव है ये किसी भी साहित्यकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो स्त्री अस्मिता के लिए, स्त्री की पहचान के लिए, उसकी संघर्षपूर्ण आवाज के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए इस पाठ को पढ़ा जाना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, ये महादेवी वर्मा एक परिचय हमने आपके बीच प्रस्तुत किया। इसमें हमने महादेवी वर्मा 1907 में उनका जन्म हुआ फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश। 1987 में मैंने बताया था ये याद रखने के लिए कि 80 साल याद रखेंगे, तो एक भी कोई याद रह गया, 87 याद रह गया तो 80 साल घटा दो, 7 याद रह गया तो जोड़ दो। तो इस तरह से आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा, उनके जो रचनाओं के बारे में, उन्होंने कविता संग्रह कौन कौन से लिखे, उन्होंने निबंध कौन कौन से लिखे, उन्होंने संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से लिखे। तो इस तरह से उनके जीवन पर एक दृष्टि हमने डाली। और साथ में हमने ये भी बताया कि जो भक्ति नामक ये पाठ है, इस पाठ में महादेवी वर्मा क्या प्रस्तुत कर रही हैं। तो प्यारे साथियों, आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि महादेवी वर्मा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को आपको मिला होगा। और अगले वीडियो में हम भक्तिन जो पाठ है वो लेकर के आएंगे और उसे उसके मूल रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उसे समझ सकें। तो प्यारे साथियों, आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।